गरीब नई बहू की जादुई चोटी। ओहो, बड़ा छोटा सा और गरीब घर है। मतलब टीवी, एसी, फ्रिज कुछ नहीं, बस चारपाई, मटका, छोटी सी खिड़की। माफ करना समधन जी, मुंह से निकल गया। पर मुझे तो आपकी बेटी वैष्णवी बड़ी पसंद है, और सबसे ज्यादा उसकी लंबी चोटी। ठीक है, तो मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सविता के इतना कहते ही कुछ दिनों बाद उसके बेटे कुणाल से वैष्णवी की शादी हो जाती है, जहां गृह प्रवेश के बाद कुणाल अपने कमरे में आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, वैष्णवी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। इतनी लंबी चोटी तो मैंने किसी लड़की की नहीं देखी। थैंक यू कुणाल जी। चलो मेरे साथ डांस करो। आज की रात में यादें रहनी चाहिए। मत आज मारे, फिर से बुला ले, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा है दिल ये करता, हसरतें बार 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 बार। कुणाल उसके साथ डांस करता है तो वैष्णवी की चोटी उसे बहुत परेशान करती है। वो उसके साथ अच्छे से डांस मूव नहीं कर पाता। वो उसकी चोटी को बार बार हटाता है और चिढ़कर कहता है, हद है वैष्णवी, तुम्हारी चोटी है या मेरी दुश्मन? देखना, सही से हम डांस भी नहीं कर पा रहे हैं। बार बार मुझे लग रही है। अरे चोटी होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे परेशानी नहीं होती क्या तुम्हें? ओ गॉड, कैसे तुम अपने इतने लंबे बालों का ख्याल रखती हो? माफ कीजिए कुणाल जी, मैं अपनी चोटी का जूड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम डांस करते हैं दोबारा। 1 मिनट बस। रहने दो रहने दो, तुम्हारी चोटी में ही पूरी रात निकल जाएगी। सो जाओ, मैं थक चुका हूँ। ओहो, पहले दिन ही मेरी चोटी ने कुणाल जी को परेशान कर दिया। दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मैं। इस तरह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वह लंबी चोटी के साथ बल खाती हुई अपनी सास के पैर छूती है तो सास कहती है, अरे जीती रहो बहू, वैसे तो बड़ी सुंदर लग रही है। जा जाकर अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बना कर ला। जी माँ जी। ऐसा कहकर जब वैष्णवी मुड़ती है तो उसकी लंबी चोटी उसकी सास के हाथ पर जोर की लग जाती है और वो कहती है, मोरी मैया, मार डाला। अरे बहू, तेरी चोटी है या हंटर? इतनी तेज का लगा है मुझे हाथ पर। सॉरी माँ जी, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। हाय हाय हाय, बड़ा दुख रहा है। जा जाकर काम कर, मैं ठीक हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर वैष्णवी जाती है कि दोबारा चोटी अपनी सास को मार देती है। अरे सॉरी माँ जी, सॉरी। अरे तू जा, दोबारा मुड़कर देखा या मेरे पास आई तो फिर लगेगी, तो चुपचाप जा। ये सुनकर वैष्णवी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पति और सास को खिलाती है, जिसे खाने के बाद वो उसकी तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। वक्त गुजरता है। बहू कोई भी काम करती तो उसकी चोटी कभी कुणाल को परेशान करती तो कभी उसकी सास को। एक दिन उसकी चोटी का बाल उसकी सास के खाने में आ गया और इतना लंबा बाल निकाल कर वो कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तेरी लंबी चोटी के बाल तो मेरे खाने में भी आने लग गए। ऐसा लग रहा है धर्म भ्रष्ट हो गया। जी उल्टी करने को हो रहा है। ऐसे खाना बनाएगी तो खा लिया मैंने खाना और कुणाल ने। अरे तेरी गरीब होने के बाद भी हमने सिर्फ तुझे तेरी लंबी चोटी की वजह से अपनाया और तू हमें उसी से ही टॉर्चर कर रही है। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर वैष्णवी अपनी लंबी चोटी का ख्याल रखती है। शाम को जब रसोई से हॉल में आई तो उसकी चोटी सास के एक महंगे वास में लग जाती है, जो गिरकर टूट जाता है। ये देखकर बहू कहती है, बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? माँ जी को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगी। सही बोला तूने, मेरा इतना कीमती वास तोड़ दिया। खुद तो गरीब है, तू क्या जाने अमीरों की कीमती चीज। माफ कीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। क्या करूं, पता नहीं मेरी चोटी यहाँ आकर इतने काम क्यों बिगाड़ रही है। तेरी गलती तो मैं बताऊंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रात के एकांत में सविता छुप के बहू के कमरे में जाकर उसकी लंबी चोटी को काट देती है। सुबह उठकर जब वैष्णवी खुद की चोटी देखती है तो रोते हुए कहती है, हाय रब्बा, ये किसने कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? मेरी लंबी सी चोटी का क्या होगा? अरे क्यों रो रो के पूरा घर सिर पर उठा रही हो? चोटी ही तो थी, अच्छा हुआ। पर तुम्हारे इतने बाल हैं, उसी में खुश रहो। हमें भी परेशानी नहीं होगी और तुम भी खुश रहोगी। सास की बातें सुनकर वह अपनी चोटी के लिए और भी ज्यादा रोने लगती है। वहीं सास घर में उसे नौकर की तरह ट्रीट करती है। कल मुंही, करम जली, नास पीटी, अब तो तेरी चोटी भी नहीं है तो क्यों रोए जा रही है? चुपचाप से जल्दी काम कर घर का, और हाँ, फिर बाजार जाना है। जी माँ जी। ये कहकर सविता चली जाती है। वैष्णवी घर का सारा काम कर देती है, फिर वो बाजार जाती है।
तो एक बेहोश गाय को वो पानी पिलाती है। तभी वो गाय एक देवी के रूप में आकर कहती है, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें उसका फल देना चाहती हूँ। तुम उदास भी हो, मांगो, मुझसे क्या चाहती हो? वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिनों से अपनी चोटी की वजह से परेशान हूँ। मेरी बहुत लंबी चोटी थी पर किसी ने काट दी। मैं बहुत पसंद करती हूँ अपने लंबे बालों को। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब से तुम्हारी ये चोटी एक लंबी जादुई चोटी बन जाएगी, जिससे तुम कुछ भी काम करवा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी। ऐसा कहकर वो घर चली आती है। घर आने के बाद सविता मुंह फुलाकर कहती है, अरे इतनी देर कहाँ लगा कर आई है करमजली? घर के सारे काम चुपचाप से कर दे, कपड़े भी पड़े हैं। एक तो गरीब घर की बहू बनाकर लाए, ऊपर से चोटी भी नहीं रही। कहीं नहीं माँ जी। वैष्णवी घर के काम करने लगती है और ज्यादा काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कमजोरी से उसकी उठने की हिम्मत नहीं होती है। और सविता कहती है, अरे ओ महारानी, कैसे बिस्तर में पड़ी है? घर के काम करने तेरे घर वाले आएंगे क्या? चल चुपचाप खड़ी और काम कर। ये कहकर सविता चली जाती है। वैष्णवी उठती है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है। मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा। अरे हाँ, मेरे पास जादुई चोटी है ना। हे जादुई चोटी, मेरे घर की सारी साफ सफाई कर दो। वैष्णवी के कहते ही उसकी जादुई चोटी उसके घर की सारी सफाई कर देती है। ये देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहती है, मोरी मैया, इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया? और मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए पकौड़े बना ला और ये जितने भी गंदे कपड़े इन्हें धो। सास के जाते ही वैष्णवी अपनी जादुई चोटी दोनों काम को करने को कहती है। फट से उसके कहते ही जादुई चोटी सारा काम तुरंत कर देती है। पर उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। अगले दिन उसे खाना खाने नहीं देती। कुणाल इन सारी बातों से बेखबर था। तभी बेचारी वैष्णवी कहती है, ये जादुई चोटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसके ये कहते ही जादुई चोटी उसे अच्छा स्वादिष्ट खाना ला कर देती है, जिसे खाकर वैष्णवी को राहत मिलती है। पर यह सब होता हुआ उसकी सास देखकर कहती है, अरे बहू, पहले तुझे खाना नहीं दिया तो तू अपनी जादुई चोटी से जादू करने लग गई। जरा अपनी जादुई चोटी का कमाल मुझे भी दिखाओ। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरी साड़ी पुरानी हो गई है, कुछ पैसे दे। जी माँ जी। हे जादुई चोटी, मेरी माँ जी को शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे दो। वैष्णवी के कहते ही उसकी जादुई चोटी से तेज रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जो देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे हो गए अब मेरे पास। ऐसा कहकर वो चली जाती है और बहू के साथ प्यार से पेश आने लगती है। पैसे खत्म होने के बाद दोबारा वैष्णवी से कहती है, अरे बहू, मेरे पैसे खत्म हो गए, जरा मुझे थोड़े से पैसे और दे दे, काम के लिए चाहिए। ठीक है माँ जी, मेरी जादुई चोटी, मुझे कुछ पैसे दे दो। वैष्णवी के कहते ही फिर से जादुई चोटी ढेर सारे गुलाबी नोट देती है। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे, बहुत शुक्रिया, तू बड़ी प्यारी है बहू, और तेरी जादुई चोटी भी। इस तरह अपनी जादुई चोटी से वैष्णवी घर के काम करती है और गरीबों को दान पुण्य भी करती है। वहीं दूसरी ओर सास बहू से पैसे मांगती है और बार बार पैसे मांगने पर वैष्णवी अपनी सास को पैसे देने से मना कर देती है, जिससे सविता का मुंह बन जाता है। शाम को सविता नोटों की गड्डी से हवा करते हुए गाते हुए सीढ़ियों से आ रही थी। मैं पैसे पैसे करती हूँ और पैसों पर ही मरती हूँ। पैसों के लालच में वह सीढ़ियों से गिर जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां होश आने के बाद बेटा बहू कहते हैं, माँ जी, मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप नहीं मानी। देख लिया ज्यादा लालच करने का नतीजा। माँ, ज्यादा लालच करना बुरी बला है। हाँ बेटा बहू, मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। इस तरह सविता को अपना सबक मिल जाता है और वैष्णवी सिर्फ जरूरत और गरीबों के लिए ही जादुई चोटी का इस्तेमाल किया करती थी। पद्मा बड़ी ही सख्ती से गंगा के माथे का सिंदूर पोंछ रही थी। गंगा की बहू देविका गंगा के सिर पर पानी डाल रही थी। सुन ले देविका बहू, आज से अपनी सास को तला भुना खाना मत देना। चलो बहनों। इसके बाद सभी औरतें वहां से चली गईं और गंगा अपने पति को याद करते हुए रात भर रोती रही। तभी उसकी बहू देविका बाहर से खाने की थाली अंदर खिसका देती है। ये लो सासू माँ, खाना लाई हूँ, खा लो। खाने की थाली में 2 रूखी सूखी रोटी और प्याज के टुकड़े थे। गंगा ने टूटे मन से रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे प्याज के साथ खाने ही वाली थी। तभी उसकी विधवा बड़ी बहू धानी दाल सब्जी से भरी खाने की थाली उसके पास लाई। माँ जी, मेरे रहते आप ये रूखी सूखी रोटी खाओ, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये लीजिए माँ जी, सब्जी के साथ खाइए। देख क्या रही हैं?
एक तरफ जहां देविका अपनी विधवा सास पर समाज में होने वाले घिसे पिटे रिवाज थोप रही थी, वहीं धानी को हर हाल में अपनी सास की परवाह थी, जिसे देखकर गंगा की आंखों के आगे बीती जिंदगी झांकने लगी, जिसने धानी से बहुत कुछ झेला था। ये कहानी है गंगा देवी के घर की, जहां गंगा अपने पति हरि और 2 बेटों मोहित और गोपाल के साथ रहती थी। गोपाल की शादी धानी से हुई थी। धानी के स्वभाव में बड़ी सादगी भरी थी। लाल कुमकुम की बिंदी उसके माथे पर खूब खिलती थी और उस पर लंबे बालों की चोटी और पैरों में भरा महावर उसे बहुत पसंद था। धानी की ये सादगी गंगा के आगे गवार हरकत थी। अरे बहू, अरे ओ बहू, धानी बहू, जरा एक कप चाय तो पिला दे। जी लाई ससुर जी। धानी चाय लेकर बाहर आती है, जहां हरि के बगल में उसकी सास गंगा भी बैठी हुई थी। हाय हाय, क्या करूं मैं इस बोर्डम बहू का, कभी भी मेरे बेटे के लिए सजती संवरती नहीं। अब तो तेरी देवरानी आने वाली है। जानती हूँ माँ जी, बस एक बार देवरानी जी आ जाए, फिर जब मुझे समय मिलेगा तब सजना संवरना करूंगी। कुछ ही दिनों के अंदर मोहित की शादी दिव्या से हो जाती है, मगर बुरा वक्त बताकर कहाँ आता है। उस रोज धानी से उसके सिंदूर का हक ही छीन लिया गया जब गोपाल की मौत हो गई। ऐसे में न सिर्फ गांव की औरतें बल्कि उसकी सास गंगा ने भी धानी का दुख दर्द बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं माँ जी, मेरा मंगलसूत्र मुझसे मत छीनिए। आप सभी मेरा सिंदूर क्यों मिटा रही हैं? छोड़ दीजिए। अरे होश खो बैठी है गंगा की बहू, तेरा पति मर गया है, अब तू विधवा है, इसलिए तुझे ये सिंदूर भी मिटाना होगा और ये चूड़ियां भी तोड़नी होंगी। इसके बाद औरतें बड़ी ही अत्याचारी के साथ धानी की कलाई की लाल पीली चूड़ियां तोड़ देती हैं और धानी की रंग भरी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह जाती है। जैसे ही धानी अपने कमरे की ओर बढ़ती है, तभी उसकी देवरानी अपनी सास के आगे फूट भरी बातों की लहर लगाती हुई कहती है, ये देखिए माँ जी, जेठानी जी कमरे में जा रही हैं, रोकिए इन्हें। रुक जा धानी, तू अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तू एक विधवा है, विधवा, और इस घर में 2-2 सुहागन औरतें भी रहती हैं, इसलिए मैंने तेरे लिए आंगन में मड़ई बनवा दी है, अब तुझे वहीं रहना है। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे मेरा कमरा मत छीनिए, इसमें मेरे पति गोपाल की यादें बसी हुई हैं। ये कहकर धानी की आंखें भर आती हैं और वो लाचार विधवा बहू फूट फूट कर रोने लगती है। तभी देविका कहती है, हाँ जेठानी जी, अब आपकी नहीं चलेगी, आपको भी वैसे ही जीना होगा जैसे कि समाज की बाकी की विधवा औरतें जीती हैं, समझी? अब चलिए। ऐसा कहते हुए घमंडी सुहागन बहू बेचारी विधवा बहू को जबरदस्त घसीटकर मड़ई में रहने पर मजबूर कर देती है, जिस कारण धानी रात भर रोते रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगा और देविका अपने पति के साथ मेज पर बैठकर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाती हैं। तभी हरि कहता है, अरे भाग्यवान बड़ी बहू कहाँ है, वो खाना नहीं खाएगी क्या? अरे उस विधवा के खाने ना खाने से क्या बिगड़ जाएगा, सड़ने दो से, वैसे भी आज से उसे अपना खाना खुद ही पकाना है। मगर माँ, हमारे घर में नौकर चाकर की कमी थोड़े है जो भाभी अपना खाना खुद बनाकर खाएंगी। अजी तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है अपनी भाभी के लिए, चुपचाप से खाना खाओ, समझे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, मगर धानी कुछ भी खाती पीती नहीं। 2 दिन बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी सास के पास आती है, जहां पूरा मेज खाने से भरा हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, क्या मैं आप दोनों के साथ बैठकर खाना खा लूं? अरे जेठानी जी, अब अपनी जुबान के शौक मिटा दीजिए, क्योंकि ये सारा खाना आपके लिए है ही नहीं। ऐसा मसालेदार तला भुना खाना एक विधवा को नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों सास बहू बेचारी विधवा बहू को ललचा ललचा कर खाना खाती हैं। अरे वाह देव की बहू, क्या दम आलू बनाए हैं तूने, और इस कढ़ी का तो क्या कहना, मजा आ गया। अरे ओ विधवा, अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारे खाने को नजर क्यों लगा रही है? चल जाओ और प्याज रोटी खा। अपनी सास और देवरानी के ताने सुनकर बेचारी धानी चुपचाप से वहां से चली जाती है और जैसे तैसे प्याज रोटी खाकर गुजारा करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो है ही नहीं, एक काम करती हूँ, जंगल जाकर लकड़ी काट लाती हूँ। धानी चप्पल पहनकर जैसे ही घर से बाहर जाती है, तभी उसकी देवरानी देविका उसके पैरों से चप्पल छीनती हुई कहती है, अरे वो जेठानी जी, ये चप्पल मुझे दीजिए। मगर क्यों देविका, तुम मुझसे मेरी चप्पल क्यों छीन रही हो? मैं बताती हूँ, क्योंकि एक विधवा का चप्पल पहनना मना होता है। ला दे ये चप्पल। इस तरह गंगा बड़ी बेरहमी से अपनी विधवा बहू के पैरों से चप्पल उतरवा लेती है, जिसके बाद लाचार होकर धानी नंगे पांव लकड़ी काटने जाती है। ऐसे में उसके पांव में कई सारे कांटे चुभ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। धानी को अपना सब काम अकेले करना पड़ता
चाहे वो चक्की चलाकर गेहूं पीसना हो या चूल्हा फूंक कर खाना बनाना हो। धानी को अपना दिन रात रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारना पड़ता। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हरी की हालत अचानक से बिगड़ जाती है और बिगड़ी हालत उसे बिस्तर पर पटक देती है। आजी तुम्हें क्या हो गया है? अरे मेरे जाने का समय हो चला है गंगा। हाजी शुभ शुभ बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसे पता था कि वो रात हरी पर हमेशा के लिए भारी पड़ने वाली है और अगली सुबह हरी के मौत की खबर देविका मोहल्ले भर में फैला देती है, जिसके बाद विधवा होने के बाद गंगा के साथ भी वो सब कुछ दोहराया गया जो धानी के साथ किया गया था। मगर धानी ने अपनी सास का सारा अत्याचार भूलकर उसे रूखी सूखी रोटी खाने नहीं दिया। बीती बातों को याद करती हुई गंगा पछतावे से भरकर अपनी बहू से बोलती है, धानी बहू मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे दुख को बढ़ाने के सिवा कुछ भी ना किया। तुझे विधवा होने का ताना दिया और तुझे कांटों में जीने के लिए छोड़ दिया। मगर अब जब मुझे एहसास हो रहा है तूने क्या खोया। गंगा और धानी के बीच में सब कुछ ठीक होता देखकर देविका कहती है, वाह जी वाह, ये देखो विधवा सास बहू के बीच कितना प्यार उमड़ रहा है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि तुम दोनों मिठाई अच्छा खाना नहीं खा सकती हो, विधवा जो ठहरी। इस मन मोहित देविका को एक थप्पड़ मारकर कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। अगर इस सिंदूर का इतना ही घमंड है तो भगवान करे मैं मर जाऊं, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक विधवा की जिंदगी कितनी बुरी होती है। मोहित को खो देने के डर से देविका का घमंड मिट जाता है और वो पछताते हुए सभी से माफी मांगती है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों को ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपका दर्द बांटने के बजाय आपका दर्द बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। मगर अब हम साथ मिलकर रहेंगे। कोई बात नहीं देविका, जो हुआ उसे भूल जाओ। और मोहित देवर जी, फिर कभी मर मिटने की बात मत करना, क्योंकि एक विधवा की जिंदगी किसी श्राप से कम नहीं। उस दिन के बाद से देविका अपनी जेठानी के साथ घुल मिलकर रहने लगी और एक विधवा को लेकर उसके मन में भरा भेदभाव हमेशा के लिए मिट गया। मगर आखिर कब तक ये समाज एक विधवा की जिंदगी को घिसी पिटी रीति रिवाजों के बेड़ियों में बांधता रहेगा।